होते हैं? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान उन्होंने किए थे, जिसमें दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के कितने थे? 9 राज्य थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो राज्य थे कितने थे? 12 राज्य। उस समय 21 राज्य हुआ करते थे, किसमें? पूरे भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? उनको, उनके ऊपर अपना शासन करते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। लेकिन बाद में इनकी इच्छा होती है, कुछ राज्य इनसे आग्रह करते हैं, विनय करते हैं, उनको मतलब उनसे बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, हमारा राज्य है उसको लौटा दीजिए। फिर वो क्या करते हैं? उनको लौटा भी देते हैं, है ना। क्योंकि एक जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभी लेके, उसमें एक लाइन और मिलती है कि ये जब खुश होते हैं तो किसके भांति हो जाते हैं? कुबेर के भांति। और कुबेर क्या है? धन का राजा है। उसको अगर वो खुश हो गया तो वो क्या करता है? दान पुण्य अच्छे से कर देगा। अगर वो क्या हो गया? नाराज हो गया या गुस्से में हो गया तो वो क्या बन जाता है? यमराज बन जाता है। फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। अगर किसी राज्य में कुछ धोखाधड़ी हो रही होती है या टैक्स वगैरह जो है टाइम पे वो नहीं देते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं? ये आक्रमण उस पर बोल देते हैं और आक्रमण करने के दौरान उसको विजय कर लेते थे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, किसका है? ये समुद्रगुप्त का, ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये कहाँ था पहले? कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से कौन लाता है इसको? अकबर के समय जहांगीर लाता है। कहाँ पर? प्रयाग में। किसी ने उस दिन प्रयाग का अर्थ पूछा था, तो आपने सुना होगा विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पर जो प्रयाग का अर्थ है, यहाँ पर 3 नदियों का जो संगम है, कौन कौन सी? सरस्वती, गंगा और यमुना। तो इनका संगम यहाँ पर देखा गया है या मिलता है, तो इसलिए इसका नाम जो है प्रयाग रखा गया है ना। और उसी के नाम पर इसको प्रयाग प्रशस्ति भी अब बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना। इसके अलावा जो भीतरी स्तंभ लेख है, इसके अलावा जो जूनागढ़ है गुजरात वाला, इसका जो है इसमें स्कंदगुप्त के बारे में लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, यह आपके जबलपुर में था पहले, लेकिन कटनी अलग से बन गया है, तब से ये कटनी में आने लग गया है ना। इसके अलावा जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है वो कहाँ है? झांसी में है, यूपी में, ठीक है। इसके अलावा अजंता एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा कुछ जो लोग हैं विदेशी व्यक्ति, वो भी घूमने आते हैं, जिसमें हमने चीनी यात्री फायान को पढ़ा था, और एक और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, ह्वेनसोंग। तो ह्वेनसोंग को भी क्या है? वो भी क्या करते हैं? कुमार गुप्त के बारे में, स्कंद गुप्त के बारे में, इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो उनको भी हम क्या है? उनसे भी हमें गुप्त काल की जो जानकारी है वो प्रोवाइड होती है। ये आपका जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, है ना। थोड़ा ध्यान से देख ले ताकि बार बार आप भूले ना। अब ये पिलर टाइप में है ना पूरा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को जो है ये एक स्तंभ की भांति है ना। स्तंभ आप जानते होंगे, जो पिलर हम घर बनाते हुए भी पिलर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये एक क्या है? अब इसको क्या कर दिया था? इसको उठाकर कहाँ से लाया गया है? कौशाम्बी से लाया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये स्थापित कर दिया, कहाँ पर? प्रयाग में, है ना। हाँ, लिखा हुआ है। उस समय क्या थी? जो संस्कृत तो भाषा हुआ करती थी, ठीक है। और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। यानी कि ये जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। और एक शैली का या स्टाइल का भी इसमें वर्णन आता है, तो चंपू शैली थी, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता था। जैसे आप देखते होंगे कविता, छंद, चौपाई, है ना। तो उनका भी इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें जो इनके विजय अभियान थे, उन विजय अभियानों की भी अलग अलग पंक्तियां इसमें दर्शाई गई हैं अभिलेख में, कि भाई कौन सी पंक्ति में किस अभियान को इन्होंने जीता था, विजय किया था। तो वो उस सारी जो है इसमें मिलती है ना। सारी पंक्तियों में इनका वर्णन मिलता है, किसका? समुद्रगुप्त की विजयों का। इसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छे काम किए उनका, कुछ सिक्के वगैरह जारी किए उनका भी इसमें वर्णन मिलता है। ये आपका जो है भीतरी वाला अभिलेख है, ठीक है। भीतरी वाला स्तंभ लेख है ये भी, है ना। ये भी पिलर वाला ही है।
इसके अलावा उस समय का जो तिगवा मंदिर है कटनी जिले में, ये विष्णु मंदिर है। और विष्णु मंदिर के कारण या फिर आप यूँ कह लीजिए कि पहली बार जो परम भागवत की जो उपाधि धारण करते हैं वो समुद्रगुप्त ही करते हैं गुप्त वंशों में। ठीक है, गुप्त वंशों में जो सबसे पहले परम भागवत की जो उपाधि धारण करते हैं वो भी कौन होते हैं? समुद्रगुप्त होते हैं। तो विष्णु का जो मंदिर है वो कहाँ है? ये अभी कटनी में है ना। तो आर्किटेक्ट क्यों यहाँ पर इतना विकास हुआ? क्योंकि इस समय अलग अलग जो स्वर्ण युग हमने इसीलिए बोला है क्योंकि इस समय क्या थे, काफी जो है आर्किटेक्ट बन चुके थे, जिसमें आप शंकु को जब पढ़ोगे आप विक्रमादित्य के नवरत्न उसमें आप पढ़ोगे तो शंकु क्या थे? वास्तुकार थे। जो डिजाइन आप आज के समय आप कभी मकान वगैरह बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पहले मैप बनवाने जाते हैं कि किस डिजाइन में हमें इसको बनाना है ना, तो उसको क्या है तैयार करते हैं। तो उसी तरह पहले भी हुआ करता था। ये आपका क्या है, जो आपका शिव मंदिर है, कहाँ का? सतना का है। ठीक है, इसके अलावा जो भीतरी गांव है वहाँ का ये मंदिर है ना, ये छोटे आकार में है और इसका ये थोड़ा बड़ा जो है नीचे मिलेगा। ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, जो भी ये भी विष्णु भगवान का ही है और इसका ये बड़ा रूप यहाँ आगे दर्शा रखा है, इसको देख लीजिए ना, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ये आपकी गुफाएं अजंता की गुफाएं है ना, एलोरा की नहीं है, अजंता की गुफाएं, जिसमें क्या दर्शाया गया है, इनकी जो चित्रकारी है या फिर जो मूर्ति बनाने की जो कला है, स्ट्रक्चर है, तो आर्ट और जो यहाँ पर स्थापत्य जो कला है उस पर काफी जोर दिया गया है। आप जब इतिहास पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पर आपको स्वर्ण काल का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे शाहजहां के समय आपको आएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल उसको बोला जाता है, क्योंकि उस समय जैसे ताजमहल जैसी इमारतों का निर्माण हो रहा था शाहजहां के समय। इसी तरह से आप जहांगीर को देखोगे तो जहांगीर के समय क्या है, चित्रकारी का उसका स्वर्ण युग कहा जाता है उसके समय टाइम पीरियड को। तो वहां पर क्या है, चित्रकारी का जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में आ गई थी। तो वहाँ काफी अच्छे अच्छे चित्रकारियां देखने को मिलती है, किसके में? जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह से जो समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के समय भी क्या है, इन्होंने बहुत सारी जो गुफाएं वगैरह बनी है या फिर गुप्त शासक ही कह लीजिए, क्योंकि प्रत्येक वो जो गुप्त थे उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग बुद्ध गुफाएं या फिर आप कह लीजिए विष्णु मंदिर हो या फिर कुछ अन्य अभिलेख वगैरह हो, तो वहाँ पर भी कुछ चित्र वगैरह आपको इनके समय के मिल जाएंगे गुप्त शासकों के, क्योंकि बहुत सारे सिक्के इन्होंने बनाए थे तो उनमें भी कुछ आकृतियां बनती है। तो उन्होंने कुछ मंदिरों का, जैसे आप स्कंद गुप्त के सिक्कों को देखोगे तो उसमें लक्ष्मी को ऐसे कैसे मतलब उसमें छापा गया है उनके सिक्कों पर। तो ये अजंता की गुफाएं थी और ये चीनी यात्री था कौन? फाहियान। 399 आता है और भाई साहब 15 साल रुकते हैं, बढ़िया अच्छे से बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध मंदिर है, कौशाम्बी, गया, बोध गया है ना, ये सारे जो स्थल थे बौद्ध से संबंधित, वहाँ सारे जगह पर ये भ्रमण करते हैं और उसके बाद में 15 साल तक क्या करते हैं, यात्रा करते हैं और बाद में जाते हैं, है ना। सारी जानकारी जो है चीन के लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। ये भी हैंसोंग थे, ये भी क्या है, भारत घूमने आते हैं और घूमकर जाते हैं, तो ये भी जानकारी जो है यहाँ से इकट्ठी करके ले जाते हैं और नालंदा जो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था उनके बारे में ये जानकारी देते हैं। ये उस समय का जो है गुप्त साम्राज्य का जहाँ जहाँ तक शासन हुआ करता था वह वाला क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण भारत को छोड़कर, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो केवल कुछ भाग इसमें जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला भाग छोड़कर और कुछ भाग आपका यहाँ पर जो है कर्नाटक वाला या केरल वाला जो भाग है इनको छोड़कर बाकी जो पूरा भारत था उस समय का, असम तक, है ना, इधर कामरूप उस समय बोलते थे असम वाले भाग को, है ना। तो कामरूप तक यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था, किसका? समुद्रगुप्त का या फिर इनका गुप्तों का, क्योंकि ये क्या है पूरे गुप्तों का टाइम पीरियड में जितने भी गुप्त शासक आएंगे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे। समुद्रगुप्त ने तो क्या कर रखा था कि जो भी शासक को जीतता था उस शासक को वापस अपनी
राज्य को लौटा देता था। लेकिन बाद के शासक क्या कर रहे थे, इनको अपने अंडर में करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे व्यवस्था फिर बनती नहीं है, तो उनका धीरे धीरे पतन भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से शासन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, पूरे गुप्त वंश का ही मैप है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, नीचे जो है अलग अलग जो शासक थे, जिसमें चोल चेर पांडे, ये तो आपके तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपरी जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से कहाँ तक, ऊपर में जो हिमालय है, हिमालय से लेकर अगर आप बात करो विंध्याचल पर्वत तक, तो ये जो उस समय वाकाटक हुआ करते थे, तो उस समय जो है इसकी शक्ति, जो समुद्रगुप्त की शक्ति थी, वो यहाँ तक, वो उसने मतलब राज को संभाल रखा था। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ शक शासक और उनके बीच में ये वाकाटक थे, तो वाकाटकों से क्या करता है, ये संबंध बनाता है। कौन? समुद्रगुप्त विवाह करता है। किनका? कौन थी वाकाटक की जो कन्या थी, किसका विवाह करता है? प्रभावती का। प्रभावती का जो विवाह है क्यों करता है, उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि इस समय क्या है, शक जो है विस्तार ना कर ले, उसका इसको डर था। तो ये क्या कर रहा था कि भाई वाकाटकों की भी हमें हेल्प मिल जाएगी, उनकी भी सेना मिल जाएगी, तो ये अपनी बेटी का विवाह कर देता है प्रभावती का, और उनसे हेल्प लेकर शकों को हरा देता है। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हराता है क्या? नहीं, चंद्रगुप्त हराता है, चंद्रगुप्त सेकंड हराता है ना। तो ये क्या था, इनका उस समय का क्षेत्र हुआ करता था ना। अब इसको क्षेत्र को बाद में आप अच्छे से देख लेना। ये आपके जो शासक हैं, सीरियल के अनुसार शासक आपको मिल जाएंगे। ये आपको मैं बता चुका हूँ जानकारी, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो घर पे जाकर। एरण अभिलेख के बारे में बता चुका हूँ, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इनके जो समुद्रगुप्त के सिक्के, वो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। अश्वमेघ का सिक्का इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। इनके पहले भी अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसने करवाए थे? शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने। कितने करवाए थे? अरे भाई, 2 ही तो करवाए थे, ज्यादा क्यों सोच रहे हो। जो पुष्यमित्र शुंग हैं, उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेघ यज्ञ में क्या है, उनको जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करा गया था? पुरोहित कौन थे इसमें? पतंजलि थे। और यहाँ पर जो है पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पतंजलि कौन थे भाई? सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, जो आप योग शिक्षा आज देखते हो, केवल जो रामदेव हैं उन्होंने प्रचार प्रसार किया है योग का, लेकिन जो योग शिक्षा है या फिर योग दर्शन है, उसकी जो शुरुआत करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी? महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अश्वमेघ प्रकार का जो है सिक्का मिलता है, किसका? समुद्रगुप्त का। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? जिसमें, हाँ ये याद है आपको कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा और भी चीजें अश्वमेघ यज्ञ में, है ना, कि भाई जो भी दान पुण्य करता था राजा, वो मतलब इस तरह से करता था कि उसको अपने पास में मतलब कुछ नहीं रखना होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास जो भी है वो एक कर के रूप में आया है, टैक्स के रूप में आया है, और इससे हमें केवल जनता का ही भला करना है, जो कल्याणकारी या वेलफेयर के जो कार्य हैं वही करने हैं। तो वो सारा क्या कर रहा है, उस समय दान कर देता है राजा। ठीक है, जब भी वो स्नान करके आता है तब, उसके बाद में ही वो अश्वमेघ यज्ञ पे बैठता था। इसके अलावा धनुर्धारी से भी पता चलता है कि उसे क्या है, धनुष का भारी शौक था। इसके अलावा जो वीणा बजाते हुए उसकी समुद्रगुप्त की कुछ सिक्के ऊपर आकृति मिली है, तो उससे भी हमें पता लगता है कि वो संगीत प्रेमी थे। ठीक है। इसके अलावा एक व्याघ्र हनन प्रकार, यानी कि जो आखेट प्रेम, यानी कि कुछ चीजों को क्या कर रहा था, ये शिकार करता था, तो उसके समय व्याघ्र हनन प्रकार का भी एक इन्होंने सिक्का चलाया था। आखेट यानी जो शिकार करने का, उसको माना गया है कि वो बहुत ज्यादा वो शिकार करता था। इसके अलावा गरुड़ प्रकार का, तो गरुड़ क्या था? गरुड़ जानते हो ना, पक्षी, है ना। तो ये गरुड़ जो है बाद में जो है, आप जब कुमारगुप्त को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ के स्थान पर उन्होंने जो मुद्राएं चलाई उसमें मयूर यानी कि मोर को
क्या किया, अंकित करवाया था सिक्कों पर। तो यहाँ तक जो है गरुड़ की जो है आकृतियां जो है सिक्के पे किसकी मिलती है, समुद्रगुप्त के पे मिलती है। जबकि अगर आपसे मोर का पूछ लिया जाए तो मोर की आकृति किसके पे मिलेगी, कुमारगुप्त के पे। ठीक है, कुमारगुप्त ने, मुझे कहीं नहीं मिला है ना, करवाया होगा तो मैं देख लूंगा एक बार, है ना। तो ये जो गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है इन्होंने कब चलाया था, जब नाग वंश के जो राजा थे तो उनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, उसके अवसर पर ये चलाया था गरुड़ प्रकार का सिक्का। ठीक है, इसके अलावा इनके सैन्य अभियान थे, उत्तर भारत को भी इन्होंने जीत लिया था और दक्षिण भारत के, है ना, उत्तर भारत के कितने राज्य थे, 9 थे और दक्षिण के 12 थे। इसके अलावा ये कुछ यहाँ पर उस दिन एक थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, हाँ, जो सरोकार दाना व्याकरण है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पर जो सर्व, ये कर लेना इसको कार की जगह ना, जो सर्वकार आ रहा है वहां पर सर्व कर लिख लेना ना। तो ये क्या है, इसमें जो दाना व्याकरण लिखा हुआ रहा है तो इसमें क्या है, जो सभी जो कर हैं उनको दान करने के, या फिर जो भी राज्य होता था वो राज्य क्या करता था, उनको एक तरह से जो कर हैं उस कर को क्या करता था, एक दान के रूप में वो देता था। क्यों देता था, कि भाई हम आपके राज्य की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे या सुरक्षा करेंगे, उसके लिए। इसके अलावा जो राज प्रसोदभो, ये धरण है ना, इसको यूं कर लेना ना, ये है नहीं है। राज प्रसभो हरण की जो नीति थी, इसके द्वारा क्या करता था, वो पहले किसी राज्य पर अटैक करके उसको अपने साम्राज्य में मिलाता था, बाद में उसको लौटा देता था, है ना, केवल उससे टैक्स वसूलता था कि भाई मेरे पास केवल टैक्स आता रहे, बाकी जो है शासन वही करते रहे राजा, है ना। तो 2 चीजें ये सुधार कर लेना। तो ये मगध के जो आसपास के जो भी राज्य थे उनको ये इस नीति के तहत क्या करता था, मिला लेता था। अगला है ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसमें दक्षिण भारत के राज्यों के लिए थी। ये आठवीं जो है ये क्या थी, जनजातियां हुआ करती थी उस समय। तो इन जनजातियों पर भी क्या है, इन्होंने भी उनको एक परिसेवक के रूप में ये रख लेते हैं, काम कराते हैं इनसे। जनजातियों को क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं और उनको अपने पास कैदी बनाकर ले आते हैं और उनसे बाद में उनको परिसेवक बना लेते हैं, उनसे सेवा वो करवाते हैं दरबार में। कौन, समुद्रगुप्त। इसके अलावा कन्योपायन कब मैंने समझा ही दिया था कि इनसे क्या है, जो विदेशी व्यक्ति होते थे, तो विदेशी व्यक्ति जब पराजय हो जाते थे तो ये इनसे संधि समझौता करके या फिर उनकी जो कन्याएं होती थी उनसे ये विवाह कर लेते थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ भी इन्होंने करवाए थे समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा हिमालय से लेकर विंध्याचल और बंगाल से लेकर मालवा तक जो है इनका शासन हुआ करता था। इनकी जो उपाधियां थी, कविराज और एक नीचे आएगी परम भागवत। ये 2 जो उपाधियां थी, परम भागवत जो उपाधि थी, ये समुद्रगुप्त के ताम्रपत्र पर मिलती है ना। जो ताम्रपत्र होता है वो तांबे की एक प्लेट होती है, तो उस पर लिखा हुआ होता है ना। तो ताम्रपत्र पर जो उपाधि मिलती है वो परम भागवत की इनको मिलती है ना। रामगुप्त के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में इसका वर्णन मिलता है, विशाख दत्त के द्वारा रचित एक नाटक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां जो हैं बहुत सारी है ना। तो ये उपाधियां कभी कभी जो यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें पूछी गई है ना। कौन सी वाली पूछी गई है इसमें, चंद्र वाली उपाधि पूछी गई है ना। जो मेहरौली स्तंभ लेक है ना, मेहरौली स्तंभ लेक कहाँ है, दिल्ली में। जो आपने कुतुब मीनार देखी होगी, कुतुब मीनार से थोड़ी दूर मेहरौली स्तंभ लेक है। तो मेहरौली स्तंभ लेक किसका बना हुआ है, लोहे का, आयरन का बना हुआ है। लेकिन इस पर काफी समय बाद में अब लगने लग गई जंग, लेकिन पहले इसमें जंग नहीं लगी थी, है ना। तो ये जो मेहरौली स्तंभ लेक है उसमें किसकी जानकारी मिलती है, इसकी जो उपाधि है वो कौन सी है, चंद्र की उपाधि
का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। सकारी का मतलब शकों के क्या थे, ये शत्रु थे, अरि यानी शत्रु होता है ना, तो शक और अरि, तो शक अरि से क्या है, शकों के ये क्या थे, शत्रु थे। कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो शकों का शत्रु था, इसलिए उसने सकारी की उपाधि थी। मेरोली स्तंभ पर चंद्र की उपाधि, जबकि जो देवराज की जो उपाधि है वो कहाँ मिलती है, सांची के अभिलेख में ना। देवगुप्त की जो है उपाधि कौन देता है, ये प्रवरसेन